गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, स्रोत शब्द से समझ गए होंगे कि भारत स्रोत का मतलब है आने वाली स्थान, आने वाली जगह, है ना। तो भारतीय संविधान के जो टॉपिक्स हैं, भारतीय संविधान की जो संस्थाएं हैं, भारतीय संविधान के जो शब्द हैं, उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से लिए गए हैं, है ना। तो अगर स्रोतों की दृष्टि से भारतीय संविधान के ढांचे को हम देखें, है ना, तो स्रोतों की दृष्टि से भारतीय संविधान के ढांचे के दो भाग हैं। ठीक है, जिसमें से हम एक भाग को नाम देते हैं आंतरिक स्रोत, ठीक है, और एक भाग को नाम देते हैं बाह्य स्रोत। ठीक, भारतीय संविधान को अगर स्रोतों की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान को स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। ठीक, आंतरिक स्रोत का मतलब है जैसे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, है ना, तो भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो पहला शब्द आता है, तो पहला शब्द आता है हम भारत के लोग, है ना। इसका मतलब है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत की जनता। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और उसमें ऑप्शन में जनता शब्द लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, भारत की जनता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द ही प्रारंभ होता है हम भारत की जनता से, है ना। तो संविधान के जो आंतरिक स्रोत हैं, तो पहला आंतरिक स्रोत हो जाएगा भारत की जनता, और संविधान का दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है, तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि कल के वीडियो में, है ना, जब हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी एक प्रावधान किया गया था कि जब तक भारत के लिए नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक भारत की शासन व्यवस्था किस अधिनियम से चलेगी, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आंतरिक स्रोतों में दो मुख्य स्रोत हैं, एक भारत की जनता और एक 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, अब अपन बात करते हैं बाह्य स्रोतों की। ठीक है, तो बाह्य स्रोतों में अगर हम देखा जाए तो बाह्य स्रोतों में भारतीय जो संविधान सभा थी, है ना, भारतीय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का क्या किया, अवलोकन किया, है ना, और उन देशों के संविधानों में जो जो चीजें अच्छी लगी संविधान सभा को, वो भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान में क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो इस टॉपिक में हमें मुख्यतः ये देखना है कि किस देश के संविधान से हमारे देश में क्या व्यवस्थाएं ग्रहण की गई हैं। ठीक है, तो संविधान के स्रोतों की अगर हम बात करें तो संवैधानिक ढांचे को स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाएगा, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में दो चीजें मुख्य रहेंगी, भारत की जनता, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और अपन चाहें तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक, बाह्य स्रोतों में संविधान सभा ने लगभग, जो संविधान सभा थी उसने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, अध्ययन किया, है ना, और उन 60 देशों के संविधानों में जो जो चीजें अच्छी लगी वो भारतीय संविधान ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो हमें मुख्यतः आज के टॉपिक में ये देखना है कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या ग्रहण किया गया है ना। तो सबसे पहले अपन लेंगे ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, है ना, कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। ठीक, तो सबसे पहला रहेगा ब्रिटेन। ठीक, अपन ये देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ठीक, एक चीज और समझिएगा, अगर कभी भी किसी भी देश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, कि इस देश ने संसद को कहां से ग्रहण किया है, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ब्रिटेन या इंग्लैंड होगा, क्योंकि संसद का जन्मदाता, ये संसदीय व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, ब्रिटेन को, है ना। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली आई है ना, तो संसदीय शासन प्रणाली को हमने कहां से ग्रहण किया है, इंग्लैंड से। और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि हमारे देश में ना तो राष्ट्रपति का शासन है, ना प्रधानमंत्री का शासन है, ना संविधान का शासन है, बल्कि हमारे देश में शासन किसका है, संसद का। क्योंकि देखिएगा, प्रधानमंत्री शासन कर रहा है, मंत्री शासन कर रहे हैं, और इस सारे के सारे आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ है, संसद में। इनके द्वारा शासन व्यवस्था में अगर कोई भी गलती की जाती है, कोई भी सुधार किया जाता है, कोई नया कानून बनाया जाता है, तो इन सारी चीजों के लिए कहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, संसद के प्रति। संसद में जाकर इन्हें अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ग्रहण की है, इंग्लैंड से। ठीक, दूसरा विधि का शासन, विधि का मतलब कानून, है ना, और हमारे देश
देश में शासन किसका है? कानून का ही शासन है। जो कानून बनाए जाते हैं उन्हीं के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है ना। और कानून निर्माण का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। तो हमारे देश में शासन किसका है? विधि का। और विधि के शासन को हमने कहाँ से ग्रहण किया हुआ है? इंग्लैंड से। ठीक। तीसरी जो व्यवस्था है वो तीसरी व्यवस्था है कि संवैधानिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, अब यहां समझिएगा, ठीक है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति क्या हमने इंग्लैंड से लिया है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, क्योंकि इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति पद है ही नहीं है ना। लेकिन राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया, लेकिन राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, है ना, उसकी स्थिति हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो इंग्लैंड में किसकी होती है? राजा की, है ना। दो तरह के लोकतंत्र होते हैं, है ना। एक होता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्र, और एक होता है लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। तो इंग्लैंड में अभी भी लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है ना, और हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। अंतर क्या है दोनों में? कि जब किसी देश का सर्वोच्च पद, है ना, जनता द्वारा चुना जाता है तो वो गणतंत्र होता है। और सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम और आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं चुनते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जिन सदस्यों को, या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा सदस्यों को हम और आप वोटिंग करते हैं, वो मिलकर किसे वोट करते हैं? राष्ट्रपति को। क्लियर। लेकिन इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति का पद ही नहीं है। तो जो स्थिति इंग्लैंड में राजा की है वही स्थिति भारत में किसकी है? राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, इस तत्व को हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है? इंग्लैंड से। जैसे कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, तो इंग्लैंड में भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया इंग्लैंड में राजा है, तो हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका से आया है, लेकिन शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, इसे हमने कहाँ से ग्रहण किया हुआ है? इंग्लैंड से ग्रहण किया हुआ है। ठीक है। एक इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, है ना, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया हुआ है? इंग्लैंड से लिया हुआ है। ठीक है। अब कानून देखना, संसद इंग्लैंड से लिया, विधि का शासन इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया। तो जब हमने संसद इंग्लैंड से ली है तो संसद का मुख्य काम क्या है? कानून का निर्माण करना। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से आई? इंग्लैंड से आई। शॉर्ट में समझा रहा हूं कानून निर्माण कैसे होते हैं। मान लीजिए किसी विषय पर कानून का निर्माण करना है, किसी भी विषय पर, है ना, तो जिस विषय पर कानून का निर्माण करना है, सदन का कोई भी एक सदस्य उस विषय को सदन में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। बाकायदा रूपरेखा बनाकर सदन में प्रस्तुत करता है, जिसे नाम दिया जाता है प्रथम वाचन। ठीक है। प्रथम वाचन के बाद, है ना, उस पर द्वितीय वाचन होगा। द्वितीय वाचन का मतलब सदन पर उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, है ना, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय वाचन होगा, फिर इसके बाद होगा तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में उसमें वोटिंग होगी। अगर वो बहुमत से पारित हो गया, किसी भी विषय पर जिस पर हमें कानून बनाना होता है, उस विषय पर संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसके कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब हमने संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली तो संसद का मुख्य काम क्या है? कानून का निर्माण करना। ठीक है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ली गई? इंग्लैंड से। कानून निर्माण की प्रक्रिया में 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, ठीक है, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है। मान लीजिए किसी विषय पर हमें कानून का निर्माण करना है, वो विषय कुछ भी हो सकता है, रक्षा से संबंधित हो सकता है, विदेश से संबंधित हो सकता है, गृह से संबंधित हो सकता है। जिस विषय पर हमें कानून का निर्माण करना है, उस विषय पर संसद के किसी भी सदन में, है ना, एक सदस्य उसे क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा, प्रथम वाचन कहलाएगा। कुछ दिन बाद, निर्धारित समय के बाद, उसका द्वितीय वाचन होगा, यानी संसद के उस सदन में उस पर विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा, है ना, फिर उस पर तृतीय वाचन होगा, यानी वोटिंग होगी। और तृतीय वाचन में अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो गया, है ना, तो उस सदन द्वारा पारित माना जाएगा। फिर वो जाएगा दूसरे सदन में, दूसरे सदन में भी 3 वाचन होंगे, है ना। अगर वहां भी पारित हो गया तो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो विधि निर्माण प्रक्रिया को हमने कहां से लिया हुआ है? इंग्लैंड से लिया हुआ है
ठीक है। एक और टॉपिक हम इंग्लैंड से लेते हैं, है ना, विधि निर्माण इंग्लैंड से आ गया। और एक और टॉपिक इंग्लैंड से लेते हैं, हमारे देश में एक व्यवस्था है कि जब चुनाव होते हैं, है ना, और चुनाव में जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मत मिल जाते हैं, है ना, सबसे अधिक वोट जिस कैंडिडेट को मिलते हैं, तो जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मत मिल जाते हैं उसके आधार पर हम क्या कर देते हैं, चुनाव का परिणाम घोषित कर देते हैं। ठीक है, जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मत मिलते हैं उसके आधार पर हम चुनाव का क्या घोषित कर देते हैं, परिणाम। लेकिन ध्यान देना, ये व्यवस्था सिर्फ विधानसभा सदस्यों, लोकसभा सदस्यों तक सीमित है। लेकिन अगर राष्ट्रपति में देखें तो राष्ट्रपति में ये व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति में व्यवस्था क्या है, कुल डाले गए वोटों का 50% से अधिक अगर किसी कैंडिडेट को मिलते हैं तो वह कैंडिडेट चुनाव में क्या घोषित होगा, विजयी घोषित होगा। क्योंकि राष्ट्रपति हमने इंग्लैंड से नहीं लिया, राष्ट्रपति हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में विजयी घोषित करना ये कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से, है ना। तो इंग्लैंड या ब्रिटेन से मुख्यतः 2-3 चीजें ली गई हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधि निर्माण प्रक्रिया और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का परिणाम। एक चीज हम और लेते हैं इंग्लैंड से, ठीक है, और क्या लेते हैं, एकल नागरिकता। ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता। ठीक है, हमारे देश में एकहरी नागरिकता है। हम नागरिक कहाँ के हैं, भारत के हैं, लेकिन निवासी कहाँ के होंगे, राज्यों के होंगे, है ना। कभी हम किसी राज्य के नागरिक नहीं कहलाते, हम राज्य के क्या होते हैं, निवासी होते हैं। और नागरिक कहाँ के होते हैं, भारत के होते हैं। तो इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है और इंग्लैंड से हमने क्या ली हुई है, एकल नागरिकता। तो हमारे देश में भी क्या है, एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता है ना। वहां पर कोई भी व्यक्ति पहले उस राज्य का नागरिक होता है जिस राज्य का वो निवासी है और इसके बाद वो नागरिक होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। क्लियर। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है ना। पहले वो स्थानीय स्तर का निवासी है, फिर वो स्थानीय स्तर का नागरिक है, फिर वो राज्य स्तर का नागरिक है और लास्ट में वो किसका नागरिक होता है, देश स्तर का। तो हमारे देश में ना तो तिहरी नागरिकता है ना दोहरी नागरिकता है, बल्कि हमारे देश में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है, एकहरी नागरिकता को। ठीक, जो मंत्रिमंडल समूह होगा, है ना, तो मंत्रिमंडल समूह भी हमने कहां से लिया हुआ है, इंग्लैंड से लिया हुआ है। तो इंग्लैंड से मुख्यतः इन चीजों को हमने ग्रहण किया है, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, ठीक है, संसद इंग्लैंड से ली है, कानून का शासन इंग्लैंड से लिया है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति यानी राष्ट्रपति की पोजीशन क्या होगी, ये इंग्लैंड से लिया है। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, तीनों वाचन इंग्लैंड से लिए हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का परिणाम इंग्लैंड से लिया है। एकहरी नागरिकता भी इंग्लैंड से ली है और मंत्रिमंडल भी हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है, इंग्लैंड से किया हुआ है। ठीक है, एक थे इंग्लैंड से। अब हम दूसरे देश की ओर चलते हैं, है ना, और दूसरा देश अपन यहाँ पे लेते हैं अमेरिका को, कि हमने अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, अमेरिका को अगर हम देखें तो सबसे पहले भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण अंग है ना, जो या जिसे हम नाम देते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार देता है, 6 मौलिक अधिकार। पहला, समानता का अधिकार, दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा, ध्यान दीजिएगा, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान द्वारा जो 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, है ना, जिनका उल्लंघन करना संभव नहीं है, राज्य इन्हें निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है, देखना, उल्लंघन करना संभव नहीं है। अगर राज्य इनका उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस 6 के 6 मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए, अमेरिका के संविधान से। पहला स्वतंत्रता, पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस 6 मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, अमेरिका के संविधान से। ठीक, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, देखना, हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है ना। तो हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संविधान। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में ना तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है ना प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, बल्कि सर्वोच्च क्या होता है, संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता
ध्यान दीजिएगा, संविधान की सर्वोच्चता को हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है? अमेरिका के संविधान से। ठीक, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। विधायिका का मतलब संसद, कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति और उसका पूरा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तीनों अलग अलग हैं, तीनों स्वतंत्र हैं, है ना। विधायिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, और न्यायपालिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है ना। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, न्यायपालिका जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने कहां से लिया हुआ है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, हमारी न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर देती है अगर वह कानून भारतीय संविधान का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन संविधान की सुरक्षा करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुरक्षा गार्ड है सुप्रीम कोर्ट, है ना। और सुरक्षा गार्ड का काम क्या होता है? अगर आप परिवर्तन करोगे तो हम समाप्त कर देंगे। अगर संसद ने संविधान संशोधन करके कोई ऐसा कानून पारित किया जो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसका सुरक्षा गार्ड जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या घोषित कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है ना। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिस पर विधायिका और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ठीक, एक और अमेरिका के संविधान से आया है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है अपने द्वारा, देखना, हमारे देश में सबसे बड़ा और अंतिम जो अपीली न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसने जो कह दिया वो अंतिम न्यायालय है, लेकिन उसमें भी संशोधन की शक्ति है। और क्या है? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय में स्वयं संशोधन कर सकता है। और किस शक्ति के द्वारा करता है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और आगे चलकर उसे लगता है कि ये निर्णय गलत था, तो सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का उपयोग करके अपने द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है? बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जिसका नाम था इंद्री वेरुवाडी बनाम भारत संघ, है ना। इस केस का जब डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्लियर? 1960 में कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और उस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग किया और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें संसद उस भाग में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है ना। और इस तथ्य को हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद ये दोनों कहां से आए हैं? अमेरिका से, क्योंकि ये दोनों अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में है ही नहीं है ना। राष्ट्रपति है ना, वहां पर उपराष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद ये दोनों अमेरिका से आए हैं, है ना। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर आप बीच में उसे पद से हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को बीच में पद से हटाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से, है ना। महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, है ना। अगर जिस सदन में प्रारंभ हो रही है वो सदन अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो कहाँ जाएगा महाभियोग? दूसरे सदन में। जब दूसरे सदन में पहुंचेगा तो राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें आकर आप समझाइए, सही हैं कि गलत हैं। तो राष्ट्रपति सदन में स्वयं जा सकता है, अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है या अपने वकील को भेज सकता है। और अगर दूसरा सदन भी उस महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसी समय पद से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। ठीक, भारत में राष्ट्रपति के पास 3 नेशनल पावर हैं, नेशनल शक्तियाँ, नेशनल इमरजेंसी शक्तियाँ हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता,
राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, है ना। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की, 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो जो वित्तीय आपातकाल है, ये वित्तीय आपातकाल को हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से मुख्यतः ये चीजें ली गई हैं: मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवां अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली है। न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अमेरिका से ली है। और जो वित्तीय आपातकाल है वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। क्लियर? तो ये 2 देश हो गए हमारा, एक इंग्लैंड और एक क्या हो गया? अमेरिका। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। देखिएगा, नेक्स्ट देश जो लेंगे वो अपन लेते हैं कनाडा। ठीक है, कनाडा समझिएगा। अपन कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा। भारत कहीं नहीं है, सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? भारत का निर्माण हो जाता है ना। तो जो संघात्मक व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, है ना, संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था को हमने कहां से लिया हुआ है? कनाडा के संविधान से। ठीक, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात संघात्मक व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से ली है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, सशक्त केंद्र, है ना, सशक्त केंद्र। हम भले ही कहते हैं कि भारत का केंद्र और राज्य अपने अपने विषयों पर शासन करते हैं, है ना। जैसे कल अभी नेक्स्ट टॉपिक में अपन संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो जब संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं और 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, तो 7वीं अनुसूची में भारत में प्रशासनिक विषयों को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची के विषयों पर संघ की सरकार शासन करती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य की सरकारें शासन करती हैं, और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों की सरकारें क्या करती हैं? शासन करती हैं। ठीक है, लेकिन देखना, संघ पर संघ, राज्य पर राज्य, समवर्ती पर दोनों, तो दोनों सभी एक जैसे हो गए, ताकतवर। लेकिन अगर कभी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, है ना, तो राज्यों के सारे अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अर्थात राज्य सूची के सभी विषय या किसी भी विषय पर संघ की सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो भले ही राज्यों को स्वतंत्रता है, लेकिन एट लास्ट केंद्र राज्यों से क्या है? शक्तिशाली है। तो सशक्त केंद्र की व्यवस्था हमने कहां से ली हुई है? कनाडा से ली हुई है। ठीक है, मैंने अभी कहा कि 7वीं अनुसूची में भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कुछ विषय संघ सूची में हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन पर शासन करेगी संघ की सरकार। कुछ विषय राज्य सूची पर हैं, जिन पर शासन करेंगी राज्य की सरकारें। कुछ विषय समवर्ती सूची पर हैं, जिनमें शासन करेंगी केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जो ना तो संघ में हैं, ना राज्य में हैं, ना समवर्ती में हैं, है ना। उन विषयों को अपन क्या नाम देते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों पर शासन करने की शक्ति किसे दी गई है? भारतीय संसद को। और अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली हुई है ना। कनाडा के संविधान से हमने एक सशक्त केंद्र के रूप में भारत की व्यवस्था को ली हुई है। चौथा, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, वो अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली हुई हैं? कनाडा के संविधान से ली हुई हैं। प्लस शासन करने के जो विषय हैं, है ना, ये शासन करने की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का 3 भागों में विभाजन, ध्यान दीजिएगा, उन शक्तियों का 3 भागों में विभाजन संघ, राज्य एवं समवर्ती, है ना। ये विभाजन भी हमने कहां से लिया हुआ है? कनाडा के संविधान से।
ठीक है। तो कनाडा के संविधान से शक्तियों का बंटवारा लिया गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ मिला है केंद्र को, राज्य मिला है राज्यों को, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन इसके अलावा जो इन तीनों के अलावा कोई ऐसा विषय है जिनका उल्लेख इन 3 में से कहीं भी नहीं है, तो उसे कहां रखा जाता है? अवशिष्ट शक्तियों में। और अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से ली गई हैं, और अवशिष्ट शक्तियों पर शासन करने की शक्ति भारत में किसे दी गई है? संसद को। क्लियर? तो शक्तियों का विभाजन कनाडा से प्लस, है ना। अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में। संघ की बात करें तो संघ की अपनी विधायिका है, अपनी कार्यपालिका है और अपनी न्यायपालिका है। ठीक है। अगर भारत के किसी भी राज्य की बात करें तो भारत के किसी भी राज्य में, चाहे जिस राज्य की बात कर लो, उस राज्य की अपनी एक विधायिका है, अपनी एक कार्यपालिका है और अपनी एक न्यायपालिका है। अगर संघ की विधायिका संसद है तो राज्य की विधायिका उस राज्य की विधानसभा है ना। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल है ना। तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल और मंत्रिमंडल है। संघ की न्यायपालिका अगर सुप्रीम कोर्ट है तो राज्य की न्यायपालिका क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है। लेकिन संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है जिसका चुनाव होता है ना। लेकिन राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है जिसका चुनाव नहीं होता है। इससे क्या किया जाता है? इसे नियुक्त किया जाता है। और इसे नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो व्यवस्था है कि किस योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे नियुक्ति होगी, क्या होगी, यानी राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो व्यवस्था है, उस नियुक्ति संबंधी व्यवस्था को हमने क्या किया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। ठीक है। तो कनाडा के संविधान से भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात संघात्मक व्यवस्था। ठीक। सशक्त केंद्र, यानी कुछ भी हो जाए, राज्यों को कितने भी अधिकार मिल जाएं, लेकिन एट लास्ट शक्तिशाली क्या रहेगा? हमेशा केंद्र ही रहेगा। और जब कब होगा? अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो केंद्र और राज्य दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राज्यों के सारे विषय समाप्त हो जाते हैं, राज्यों के शासन करने के सारे विषय समाप्त हो जाएंगे और शासन के सारे विषय किसे मिल जाते हैं? केंद्र को। तो केंद्र एट लास्ट क्या हो जाता है? शक्तिशाली। क्लियर? भारत में जो प्रशासनिक विषय हैं, ये शक्तियां हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। संघ के लिए संघ सूची, राज्यों के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों। तो ये शक्तियों का बंटवारा हमने कहां से लिया? कनाडा से, है ना। कोई भी ऐसा विषय जो जिसका उल्लेख न संघ में है, न राज्य में है, न समवर्ती में है, तो वो विषय कहाँ रखा जाता है? अवशिष्ट में। और अवशिष्ट हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। और अवशिष्ट पर शासन करने का अधिकार भारत में किसे दिया गया है? संसद को। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। ठीक। आते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है। नेक्स्ट देश है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं। ठीक है। देखना, अभी जब अमेरिका को पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया, अर्थात भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है ना, जिन्हें लागू करना आवश्यक है। अगर आप लागू नहीं करते हैं या राज्य लागू नहीं करता है तो उन्हें न्यायालय के माध्यम से क्या किया जा सकता है? लागू कराया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब आयरलैंड की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, है ना, कुछ तत्वों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अपन नाम देते हैं नीति निर्देशक तत्व, है ना। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्यतः लक्ष्य था, यह भारतीय संविधान में इन्हें शामिल करने का मुख्य लक्ष्य था, भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय की, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष करे, चाहे महिला करे, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति करे, उसमें जातिगत और महिला पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये क्या हो गया? आर्थिक न्याय, है ना। तो ये आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलेगा? नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। अगर संविधान, ध्यान दीजिएगा, अगर संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है ना, जिन्हें राज्य द्वारा लागू करना आवश्यक है, अगर लागू नहीं करते हैं तो न्यायालय के माध्यम से क्या किया जा सकता है? लागू कराया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान नागरिकों को नहीं देता है, राज्य को देता है, जिन्हें लागू करना या ना करना किस पर निर्भर करता है? राज्य पर। अगर राज्य के पास समस्त संसाधन है तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगा? लागू करेगा। और नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, है ना, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन्हें हमने किस देश के संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक। अभी अपन पढ़ रहे थे कि जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया है ना, लेकिन भारत में उसकी स्थिति क्या होगी वो इंग्लैंड से लिया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा,
है ना, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। हम और आप वोट नहीं करते हैं, हम और आप जिन सदस्यों को वोट करते हैं वो सदस्य राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। हम विधानसभा सदस्यों को चुनते हैं, विधायकों को, वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं, है ना। हम लोकसभा सदस्यों को चुनते हैं, वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं, ठीक है। हमारे विधानसभा सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें मुख्यतः 3 लोग होते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मनोनीत भाग नहीं लेंगे, क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, है ना। तो राज्य लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी मनोनीत भाग नहीं लेंगे क्योंकि राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं, है ना। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के क्या होते हैं, निर्वाचक मंडल होते हैं, वोटर होते हैं, है ना। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक। राज्यसभा में अगर अपन देखें, है ना, तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 250, है ना। 250 में से 238 सदस्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो राज्यसभा के 12 सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था कहाँ से आई है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड में मुख्यतः क्या देखना है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जिन तत्वों का उल्लेख किया गया, जिन्हें हम नाम देते हैं नीति निर्देशक तत्व, जिनका उद्देश्य क्या है, समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ठीक है। तो ये जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना वाली नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति को वोट कौन करेगा, वोटर कौन होंगे, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ये व्यवस्था कहाँ से ली है, आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट देश की ओर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में क्या आया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अपन ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्तावना की बात करेंगे, है ना, कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, उसकी बात करेंगे, ठीक। अगर हम प्रस्तावना की भाषा की बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि प्रस्तावना की जो भाषा है उसमें किस देश के संविधान का स्वरूप दिखता है ना। तो प्रस्तावना की भाषा में हमें स्वरूप दिखता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान का, ठीक है। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात करें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ग्रहण की गई है, तो प्रस्तावना की जो व्यवस्था रखी गई है वो रखी गई है अमेरिका के संविधान को देखकर, है ना। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना रखने की व्यवस्था अमेरिकी संविधान से है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है उस भाषा को उस भाषा में जो रूप दिखता है वो किस देश के संविधान का है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का, ठीक। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना रखने की व्यवस्था, भारतीय संविधान में प्रस्तावना रखी जाए, ये व्यवस्था अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, है ना, किस तरह से देश को अभिव्यक्त करेगी प्रस्तावना, ये हमने कहाँ से ग्रहण की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, ठीक। समवर्ती सूची, ध्यान दीजिएगा, जो अभी पिछले पढ़ के आ रहे हैं कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ना, वो किस देश का है, ध्यान दीजिएगा, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया के देश का है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया से पहला प्रस्तावना की भाषा, दूसरी समवर्ती सूची, और तीसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, हमारी जो संसद है, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। सामान्य परिस्थितियों में इन दोनों की अलग अलग बैठक होती हैं, अलग अलग मीटिंग और अधिवेशन होते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी ऐसा कोई विषय है ना, जिस विषय पर कानून बनना अत्यंत आवश्यक है ना, लेकिन उस विषय को संसद का एक सदन
पारित कर रहा है और दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा है ना। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, यानी दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर मीटिंग की जाए, है ना। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना या संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है संसद के, है ना, तो वो संयुक्त बैठक की व्यवस्था हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सामान्य परिस्थितियों में दोनों की अलग अलग बैठक होती है। राज्यसभा में वहां का सभापति यानी उपराष्ट्रपति बैठक करवाएगा, लोकसभा में वहां का अध्यक्ष करवाएगा। लेकिन अगर संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक हमने लिया कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। और अगर संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑस्ट्रेलिया से मुख्यतः 3 चीजें अपन को याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक, ये 3 चीजें कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो 3 चीजें अपन को याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ये तीनों व्यवस्थाएं कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की बात करते हैं। ठीक, जर्मनी से हमने क्या लिया है समझिएगा। जर्मनी से मुख्यतः एक चीज हम लेकर आए हैं, है ना। जैसे अभी अपन कह रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, है ना। एक दी गई है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। जब कभी हमारे देश में 352 लगता है ना, तो ध्यान देना, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है ना। और मौलिक अधिकारों को जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा था कि मौलिक अधिकारों को कभी हटाया नहीं जा सकता, निलंबन किया जा सकता है। और अगर लागू नहीं किया कर रही है राज्य, है ना, तो उसे न्यायालय के माध्यम से क्या कर सकते हैं? लागू करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी देश में 352 लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, है ना, तो किन किन मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा? ये व्यवस्था कहां से ली गई है? जर्मनी से, है ना। यानी सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, यानी 352 के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, 352 लगने के बावजूद भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चाहे सीधा सा अर्थ है सभी मौलिक अधिकारों का एक साथ निलंबन नहीं होता है ना। मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, वो मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके तहत, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट अपन चलते हैं जापान की ओर। जापान पे, है ना। तो देखिएगा जापान से हमने क्या ग्रहण किया है। जापान के संविधान से हमारे संविधान में मुख्यतः एक प्रक्रिया आई है, और वो प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो हमने किस देश के संविधान से ली है? जापान के संविधान से। ठीक, अब अपन बात करते हैं रूस की, कि रूस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो भारतीय संविधान में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो भारतीय संविधान में एक व्यवस्था और भी है जिसे नाम देते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक, संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है, नीति निर्देशक तत्व हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय देते हैं, तो संविधान भी हमसे कुछ आशा रखता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें, है ना। और संविधान हमसे जो आशा रखता है उसे हम नाम देते हैं मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य नाम देते हैं, है ना। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 में अनुच्छेद 51 का को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, अगर हम कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है,
कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो संविधान हमसे आशा भी रखता है कि हम अपने कर्तव्यों का बाकायदा क्या करें, पालन करें। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और हम न्यायालय में जाके केस रजिस्टर्ड करवाते हैं कि इस संस्था ने या इस राज्य ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वह न्यायालय सबसे पहले इस बात की जांच करवाएगा कि हमने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन किया है या नहीं। तो मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान की जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में 3 शब्द आते हैं, 4 शब्द मुख्यतः लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कोई भेदभाव नहीं, जातिगत न धर्मगत न संप्रदायगत, है ना। आर्थिक न्याय यानी कोई भेदभाव नहीं, सबको एक जैसा, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। राजनैतिक न्याय यानी सभी के अधिकार एक जैसे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? रूस के। तो रूस के संविधान से मुख्यतः 2 चीजें आती हैं, है ना। पहला आएगा मौलिक कर्तव्य, हमने रूस के संविधान से लिया, लेकिन ये ध्यान रखना ये हमारे मूल संविधान का अंग नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान में 42वें नंबर का संशोधन किया गया 1976 में, और भाग 4 में 4 का तथा अनुच्छेद 51 में 51 का को जोड़कर, है ना, 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कहाँ से लिया? रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो भी हमने कहाँ से ली हुई है? रूस से। लास्ट एक देश और बचा है, उसे भी समझ लीजिए, है ना, और वो क्या है? फ्रांस। ठीक है। भारत के लिए ध्यान देना, अमेरिका के लिए शब्द यूज कर, पहले कार्यपालिका की बात कर लें, है ना। कार्यपालिका को अगर हम देखें तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। देश हमारे पास 2 हैं, इंग्लैंड और भारत, समझिएगा, है ना। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड कौन है? राजा, जिसका चुनाव नहीं होता। और भारत में कौन है? राष्ट्रपति, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुनाव होता है। वास्तविक का दोनों जगह प्रधानमंत्री है ना। भारत के लिए शब्द यूज करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, और इंग्लैंड के लिए शब्द यूज करते हैं लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, क्योंकि गणतंत्र या गणराज्य की परिभाषा होती है कि जब किसी देश का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है तो वो क्या कहलाता है? गणतंत्र। ठीक। इंग्लैंड में राजा है, जनता द्वारा नहीं चुना जा रहा, इसलिए इसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। और भारत में राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, है ना। तो जो गणराज्य की व्यवस्था है, यह गणतंत्र शब्द जो है ना, एक गणतंत्र या गणराज्य हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया हुआ है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है। एक और सिद्धांत हम लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। अर्थात किस देश के संविधान से है? फ्रांस से। तो फ्रांस के संविधान से मुख्यतः 2 चीजें आएंगी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्लस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये थे हमारे संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है। इसमें मुख्यतः किन देशों से क्या क्या टॉपिक लिए गए हैं वो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, अब हमें संविधान का मुख्य पार्ट स्टार्ट करना है, और जो हमने विदेशी स्रोत में जिन जिन चीज़ों को रखा है यही सारे टॉपिक हमें संविधान में जाकर क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। तो ये थे संविधान के स्रोत। ठीक। थैंक यू।